वेलकम टू F9 क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, लास्ट चैप्टर हमने सिविक्स का किया था, तो उसी के बेस पर हम अगला चैप्टर कर रहे हैं अपना। ठीक है ना, ये भी हमारा सिविक्स का चैप्टर है। आपके चैप्टर का नाम है हाउ आर स्टेट्स आर गवर्न। ठीक है, किस तरह हमारी स्टेट्स गवर्न की जाती हैं, शासित की जाती हैं। ठीक, तो अब ये बात कर रहे हैं स्टेट की। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेट ये राज्यों को भी बोल रहे हैं, यानी हमारी जो कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स हैं उनकी भी बात कर रहे हैं ये। और प्लस स्टेट जो है पॉलिटिकल की लैंग्वेज में, यानी सिविक्स की लैंग्वेज में स्टेट कंट्री को भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं जो है कंट्री के लिए यूज़ होगा स्टेट, और कहीं कहीं स्टेट के लिए यूज़ होगा स्टेट। समझ आई आपको बात? चलिए, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये क्या है। देखिए बेटा, ये मान लीजिए कि ये पूरा इंडिया है हमारा। ठीक, अब आप कहेंगे इंडिया तो गोल नहीं है बेटा, ये आप मान लीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो बीच में, मतलब बिल्कुल बीचों बीच होती है, और उसकी जो भी वो कानून बनाएगी, जो भी वो बातचीत करेगी, वो पूरे कंट्री में लागू होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी मोदी सरकार है, यानी बीजेपी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा होती है स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट्स। और ले लीजिए इसको अंदर, है ना, इस तरीके से इनको हम स्टेट गवर्नमेंट्स कह सकते हैं। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, इन सब के ऊपर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन अपने स्टेट में जो कानून बनाने हैं, जो चीज़ें लागू करनी है, जिन चीज़ों को रोकना है, तो वो काम क्या होता है? स्टेट का काम होता है। क्योंकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में, यानी दिल्ली में है। अब दिल्ली से लेकर पूरा कंट्री कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि कन्याकुमारी है इधर साउथ में। अगर हम देखें तो, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर असम है, मणिपुर है। ठीक है, ये सब जो जगह है बहुत दूर हो जाती है। तो जितनी दूर वो हो जाएंगी उतना ही कम इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं स्कूल का। जैसे स्कूल है, तो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि प्रिंसिपल जो अपने ऑफिस में भी बैठे रहे साथ साथ, तो वो सारे क्लास को भी कंट्रोल कर ले बिना टीचर के, यानी टीचर कोई ना हो, खाली स्टूडेंट्स हो और प्रिंसिपल हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर वो इस तरह करेंगे तो ना तो वो ऑफिस देख पाएंगे और ना ही वो क्लासेस देख पाएंगे, और एक पूरे स्कूल में एक क्योस फैल जाएगा, यानी एक पूरी शोर शराबा, हंगामा, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, ये सब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है हर क्लास का एक टीचर होता है जो उस क्लास को अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसको चलाता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं पूरी कंट्री पर। तो कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, एक तरीके से समझिए प्रिंसिपल टाइप है वो। ठीक है, वो जो भी कानून बनाएगी तो वो पूरे स्टेट्स में लागू किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी स्टेट में कोई किसी खास कानून की ज़रूरत है या किसी चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उस लेवल पर काम कर सकती है, ताकि सारा जो गवर्नमेंट का जो सारा प्रोसेस है वो इजीली चल सके। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट हेडिंग है आपकी द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा संघवाद संरचना, है ना। या फेडरल का मतलब ये है कि यानी पावर को 2 लेवल पर डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। यानी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है और सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। दोनों ही के पास जो है पावर्स को क्या कर रखा है? डिसेंट्रलाइज कर रखा है, विकेंद्रीकृत कर रखा है, बांट रखा है। ठीक है, इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स दैट देयर आर 2 levels ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द सेंटर एंड अनदर इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ 2 गवर्नमेंट्स क्लियरली। तो कह रहे हैं कि इंडिया का जो है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी यहाँ पर संघवाद का सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है कि जो पावर्स है वो 2 लेवल्स पर बटी हुई हैं। ठीक है ना, यानी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था। और बाकी जो बचेंगी, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके अंदर भी कुछ पावर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर्स को बांट देता है, उसकी फंक्शंस को बांट देता है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में बहुत ही आसानी से, यानी बहुत ही क्लियरली। यानी दोनों ही चीज़ों, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई हमें क्या काम करना है, हमें किस चीज़ का कानून बनाना है, किस चीज़ को रोकना है, हम किस, और स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। ठीक है ना। फिर अगला देखिए स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात जब हम करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। ठीक, देखिए 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो अब अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बोलते हैं विधान परिषद। तो अब इन दोनों को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाने लगेगी लोकसभा। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हम कहते हैं राज्यसभा। चलिए, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था कि आपको याद रहे। ठीक है ना।
आगे देखिए, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज फॉर डे टू डे गवर्नेंस एंड ऑल्सो टू सेटिस्फाई द जनरल नीड्स ऑफ द पीपल। द ऑर्गन दैट परफॉर्म्स दीज फंक्शंस इज नॉन एज अ लेजिस्लेचर। कह रहा है गवर्नमेंट को जो है कानून बनाने पड़ते हैं रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी के लिए या रोज़ बरोज़ की गवर्नेंस के लिए, ठीक है, और साथ साथ अपने कानूनों से या लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कुछ उनको सेटिस्फाई करने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। तो ये जो काम है वो लेजिस्लेचर करती है। कौन करती है? लेजिस्लेचर। यानी स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर का एक काम है कि वो कानून वगैरह बनाए। एवरी इंडियन स्टेट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर। तो आप कह रहे हैं कि हर इंडियन स्टेट के अंदर अपना अपना लेजिस्लेचर है, यानी हर इंडियन स्टेट के अंदर ये तो है ही, ठीक। लेकिन अगर हम एलसी की बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो ये सब स्टेट्स में नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में है। देखिए ज़रा कहाँ कहाँ पर है। आर स्टेट लेजिस्लेचर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड वन हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। द अपर हाउस इज कॉल्ड द विधान परिषद। देखिए मैंने बताया ना अभी आपको। तो कह रहे हैं कि हर लेजिस्लेचर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए भी? विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर, ठीक है। लेकिन विधान परिषद सभी स्टेट्स में नहीं है, तो इसलिए मेन पार्ट जो है वो 2 ही है हमारे, एक गवर्नर है और दूसरी विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना। द लेजिस्लेचर इज सेड टू बी यूनिकैमरल इफ इट हैज़ 1 हाउस एंड बाईकैमरल इफ इट हैज़ 2 हाउसेज। तो अब कह रहे हैं कि लेजिस्लेचर को हम कहेंगे यूनिकैमरल जब इसका सिर्फ एक हाउस होगा, यानी खाली अगर ये है तो हम उसे कहेंगे यूनिकैमरल, ठीक है। अगर दोनों हाउसेज हैं किसी भी स्टेट में तो उसको हम कहेंगे बाईकैमरल, ठीक है। बाई मीन्स 2। द लेजिस्लेचर ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश आर बाईकैमरल। ऑल द अदर स्टेट लेजिस्लेचर्स आर यूनिकैमरल। अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पर है ये, तो कहाँ कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है और जम्मू एंड कश्मीर में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। इन 6 स्टेट्स के अंदर जो है दोनों हैं ये, यानी LA भी है और LC भी है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी स्टेट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ LA है, यानी ये लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ आया बेटा इतनी बात आपको? तो इन्हीं सभी स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, है ना। यानी इन सबको हम बोलेंगे बाईकैमरल स्टेट्स और बाकी इसके अलावा जितने भी हैं उन सबको क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर। द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। इन इंडिया एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली विच हैज़ मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू द स्टेट्स पॉपुलेशन। These members of the Legislative Assembly, MLAs, are elected by the people who form the government. Thus, the MLAs are elected representatives of the people. तो कह रहे हैं कि इंडिया में हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसके अंदर जो मेंबर्स का प्रोपोर्शन है वो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि उस स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। ये एक तरीके से रेशियो निकाला जाता है, उसके हिसाब से उनकी सीट्स को जो है वैल्यू दी जाती है, ठीक। कह रहे हैं कि इसके जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको हम क्या बोलते हैं? MLAs बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MLAs बोलते हैं, ठीक है। MLA यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे यहाँ के जो MLA थे वो बहुत पहले चौधरी मतीन थे, है ना। फिर उसके बाद अब जो बने हुए हैं उसके बाद वो बने थे हाजी इशराक खान, ठीक है ना। उसके बाद अब जो बने हुए हैं कौन है? अब अब्दुल रहमान, ठीक। तो ये सब कौन है? कि MLAs हैं, ठीक। हु फॉर्म द गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं MLAs जो है वो लोग होते हैं जिनको लोग चुनते हैं, यानी आम लोग जो है आम जनता उनको चुनती है, उसके बाद सरकार बनती है, इन्हीं से सरकार बनाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए MLAs जो है वो कौन है? वो लोगों के नुमाइंदे हैं, क्योंकि लोगों ने उनको चुनकर कहाँ पर भेजा है? विधानसभा में भेजा, ठीक। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब इसकी है ड्यूरेशन, यानी विधानसभा की क्या ड्यूरेशन है, कितने समय तक इसको जो है काम करने की इजाज़त है। The term of a legislative assembly is of 5 years. However, it may be dissolved before its term expires. तो कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म है वो कितना है? 5 साल है। हालांकि ये जो है पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, यानी इसको हम बोलते हैं कि सभा भंग हो सकती है। 5 साल का तो टाइम पीरियड है इसका, लेकिन अगर जो है सरकार गिर जाती है या फिर सरकार को उल्टे से ज़्यादा काम करती है तो वो सरकार ख़त्म भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 साल फिक्स हो गए तो अब बस 5 साल बाद ही ख़त्म होगी सरकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट एक्सीड मोर देन 500 एंड कैन नॉट बी लेस देन 60। तो कह रहे हैं कि हमारे संविधान ने कहा है कि किसी भी राज्य के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी उसके सदस्यों की जो संख्या होगी वो 500 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, और 60 से कम नहीं होगी। समझ में ये बात? लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बस ऐसा ही होगा। हालांकि ऐसा कहा गया है, पर उसके बावजूद भी गोवा और मिज़ोरम के अंदर 40 मेंबर्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और सिक्किम में 32 हैं। तो यानी ये बात तो फिर यहाँ पर गलत हो गई। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शंस हैं,
वैसे तो 60 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन फिर यहाँ की जो है थोड़ी पॉपुलेशन भी कम है, तो यहाँ पर इनको अलाउ कर दिया गया है कि इनके यहाँ से जो LA के मेंबर्स होंगे वो कितने हैं, 40 सीट्स हैं यहाँ से, और सिक्किम से 32 है। एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज डिवाइडेड इनटू 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप ये कह रहे हैं कि हर स्टेट को डिफरेंट एरियाज में बांट दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कर रखा है। From each constituency, one representative is elected by the people. This representative may belong to any political party or can even be an independent candidate. अब कहने कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, ये नहीं लोग उसको वोट देते हैं और वोट देने के बाद जो है वो चुना जाता है। इस रिप्रेजेंटेटिव को जो है हो सकता है कि वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, ठीक है। जैसे अब पहले जो थे ना हाजी बूरे खान या हाजी शराफ खान, वो कौन सी पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी के, है ना। अब जो है अब्दुल रहमान, वो भी किसके हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, ठीक है ना। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो हो सकता है, या फिर कोई आज़ाद उम्मीदवार भी हो सकता है, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो किसी पार्टी का ना भी हो तो भी वो चुना जा सकता है, अगर वो इस काबिल है तो, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए भाई, द पॉलिटिकल पार्टी हुज कैंडिडेट्स विन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ सीट्स इन अ स्टेट इन एन इलेक्शन गेन्स अ मेजॉरिटी एंड फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड द सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। तो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके कैंडिडेट जो हैं वो आधे से ज़्यादा सीट्स जीत जाते हैं, ठीक है भाई। देखिए सपोज 500 सीट्स हैं जो वहाँ के विधानसभा में, है ना, हर स्टेट में अलग अलग है। तो 500 सीट्स अगर है, तो अगर किसी भी पार्टी की 250 या 250 से ज़्यादा सीट्स आ जाती हैं तो वो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, क्योंकि उसको लोगों ने चुना है तो इसलिए उसने क्या करा, गवर्नमेंट बना ली। बेटा अब इसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं जो संचालन करता है, यानी कौन मीटिंग्स अरेंज करवाएगा, कौन जैसे कहते हैं ना होस्ट, एक तरीके से समझ लीजिए आप। द मेंबर ऑफ द विधानसभा इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स of the house, maintains order within the house and takes votes on issues. During the speaker's absence, his work is done by the deputy speaker. अब ये कह रहे हैं कि जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा के, जो चुनकर आते हैं तो वो अपने आप में से ही, यानी जो लोग चुनकर आए हैं उनमें से ही एक को तो स्पीकर बना देते हैं, ठीक है, और एक को बनाते हैं डिप्टी स्पीकर, ठीक। इसका क्या काम होता है स्पीकर का, कि ये सारी मीटिंग्स का संचालन करेगा, यानी जितनी मीटिंग्स हेल्ड होंगी हाउस के अंदर, तो उन सबका क्या, विधानसभा हाउस के अंदर जितनी मीटिंग्स होंगी उन सबको ये कंडक्ट करवाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई चीज़ पुकार नहीं होगी, और साथ साथ ये जो है लोगों से वोट्स भी लेंगे इशूज़ पर। जैसे सपोज जैसे होता है ना कि भाई मैम पूछती है क्लास में ये किसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है ना, ये किसको अच्छा लग रहा है, ये तो हाथ उठाते हैं क्लास में, ऐसे ही वहाँ पर होता है। तो क्योंकि वो लोग बड़े बड़े हैं, सब अपने अपने स्टेट से चुने हुए लोग हैं, एक्सपीरियंस है, तो उनमें लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं सर। तो ये सब काम किसका है कि लड़ाई वगैरह होने से रोके स्पीकर का काम। अगर स्पीकर नहीं होगा तो फिर कौन काम करता है, डिप्टी स्पीकर काम करते हैं उनकी जगह। समझ आए बेटा इतनी बात। अब हम देखते हैं विधान परिषद। अब तक हमने क्या देखा था, विधानसभा, यानी इसके बारे में हमने क्या जाना कि भाई विधानसभा जो है वो सारे स्टेट्स में है, और इसके अलावा जो है इनकी जो ड्यूरेशन है वो कितने साल की है, 5 ईयर्स की, 5 साल के लिए बनाई जाती हैं, और इसको ख़त्म भी किया जा सकता है पहले, लेकिन ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं है कि अभी मून चेंज हुआ और अभी हमने ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए, सॉलिड रीज़न, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि कंपोजिशन कैसे होती है, इसकी कैसे बनाई जाती है, ये कि कौन कौन लोग इसके अंदर चुने जाएंगे, और किस किस स्टेट के अंदर जो है काफ़ी मतलब बहुत ही कम सीट्स हैं, है ना, 3 स्टेट में आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद में क्या होता है, इसके अंदर ये सब चीज़ें किस तरह चलती है देखिए ज़रा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका विधान परिषद। इफ़ द लेजिस्लेचर हैज़ अ सेकंड हाउस, इट इज़ नॉन एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। द एग्जिस्टेंस ऑफ द विधान परिषद डिपेंड्स अपॉन द बिल ऑफ विधान सभा। Only 6 states in India have a second house. The maximum members of the Vidhan Parishad can have 1/3 of the membership of the Vidhan Sabha. It cannot have less than 40 members unless approved by an act of parliament. The members of the Vidhan Parishad are known as members of the Legislative Council (MLCs). कह रहे हैं कि अगर लेजिस्लेचर का ये जो सेकेंड हाउस है इसको हम क्या बोलते हैं,
लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं या फिर विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप जैसे क्वेश्चन आता है तो सेकंड हाउस बोलेंगे इसको। ठीक, फर्स्ट हाउस कौन सा होगा हमारा, विधानसभा का होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ द विधान परिषद डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द विधानसभा। कह रहे हैं कि इसका होना, विधान परिषद का होना डिपेंड करता है विधानसभा पर, यानी अगर विधानसभा कहेगी तो विधान परिषद को बनाया जा सकता है। ठीक है ना। ओनली 6 स्टेट्स, देखिए बेटा यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसे कट करके 6 कर लीजिए। ठीक है, 6 स्टेट्स के अंदर इंडिया की ये सेकंड हाउस है, जिसको अभी हमने क्या कहा था, बाई कैमरा, है ना, हमें पीछे देखा था ना हमने। तो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं इसकी विधान परिषद के, उसमें से सिर्फ 1/3 लोग, यानी 1/3 लोग जो हैं वो मेंबरशिप ले सकते हैं विधानसभा के, बाकी और लोगों को नहीं मिलती। ठीक, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो 40 मेंबर्स से कम नहीं होने चाहिए, जब तक कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी किसी कानून के तहत उनको ज़्यादा ना मिल जाए। तो जो इसके मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल या MLCs, ये MLC है ना। उसके वाले मेंबर्स को हम क्या बोल रहे थे, MLA कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। ये कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके अंदर देखते हैं कंपोजिशन, यानी कैसे बनती है, इसके अंदर कैसे लोगों को चुना जाता है। बेटा ये है आपका, यहाँ पर है कंपोजिशन में देखिए, अनलाइक द विधानसभा which is elected directly by the people, the विधान परिषद is elected by a body of electors who exercise this power on behalf of the people। अभी कह रहे हैं कि विधानसभा की तरह इसको जो है चूज़ नहीं होते इसके जो लोग होते हैं, है ना। जैसे उसको डायरेक्टली वोट दिया लोगों को और वो विधानसभा में आ जाते हैं लोग, है ना, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। विधान परिषद के अंदर बाकायदा एक पूरी बॉडी है, यानी पूरा एक ग्रुप है जो इसके लोगों को इलेक्ट करता है, जो इसके लोगों को चुनता है। ठीक, who exercises power on behalf of the people। 10 अब कौन कौन है वो लोग देखते हैं ज़रा। 1/12 members of the विधान परिषद are elected by the teachers who have taught in secondary schools and above more than 3 years। तो कहना है कि इसकी जो 1/12 यानी 1/12% जो है इसके, वो कौन चुनेगा, टीचर्स चुनेंगे। टीचर्स भी कौन से वाले, जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल यानी 12th तक के स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं, यानी PGTs, और उनको 3 साल हो गए पढ़ाते हुए, वो लोग चुनेंगे इसके 1/12 सदस्यों। उसके बाद अगला है 1/3 मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय द विधानसभा। तो 1/3 मेंबर जो है उनको कौन चूज़ करेगा, विधानसभा के मेंबर्स को, विधान परिषद के मेंबर्स को विधानसभा के लोग चूज़ करेंगे। कितने, सिर्फ 1/3। ठीक, उसके बाद है 1/3 मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज इन द स्टेट। अब कह रहे हैं कि 1/3 मेंबर्स होंगे विधान परिषद के, उसको लोकल बॉडीज़ चूज़ करेंगी स्टेट की। ठीक है ना। उसके बाद है द रेस्ट ऑफ द 1/6 मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड। तो कह रहे हैं जो अब जो 1/6 बचे हैं तो वो चूज़ नहीं किए जाते, दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। उनको गवर्नर जो है नॉमिनेट कर देता है, उनको गवर्नर मतलब उनका नाम दे देता है, उनको हम बोलते हैं मनोनीत सदस्य। कितने सदस्य, मनोनीत। ठीक, दे मस्ट हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और द कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो अब कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो लोग चूज़ किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, ये किस बेस पर चूज़ किए जाएंगे, ये भी अपने अपने फील्ड में महारत रखते होंगे, है ना। चाहे तो वो कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई लिटरेचर लिखने वाला हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई सोशल सर्विस करने वाला हो सकता है, या फिर कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट करने वाला हो सकता है। आपने देखा होगा बेटा, राज्यसभा के विधान परिषद के अंदर कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्टर्स हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जैसे हेमा मालिनी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे राज बब्बर हैं। तो ये लोग कई बार तो ये चूज़ होकर आते हैं, इलेक्शन के थ्रू आते हैं, लेकिन कई बार इनको गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। 1/12 मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग। तो कह रहे हैं कि 1/12 जो मेंबर्स हैं विधान परिषद के, वो उनको कौन चूज़ करेगा, उनको ग्रेजुएट्स चूज़ करेंगे। ठीक, जो 3 साल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब पुराने स्टूडेंट, ये नहीं कि नए स्टूडेंट आएंगे तो वो चूज़ करेंगे, थोड़ा पुराने होने चाहिए। समझ आई बेटा। चलिए अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या है इसके। देखिए अब तक जो हमने देखा ना, वो हमने दोनों को अलग अलग पढ़ लिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है ना। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो इन दोनों को मिलाकर कर रहे हैं, यानी जिन जिन स्टेट्स में ये दोनों है तो वो ये दोनों काम करेंगी, और अगर जिन स्टेट्स में ये सिंगल है तो वो सिंगल ये काम करेंगे। समझ आया बेटा। चलिए, मेकिंग लॉज, अ स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज दैट अप्लाई ऑन ओनली टू द स्टेट कंसर्न। These are laws on subjects that have to be dealt with according to the special needs of the state concerned. These subjects, including agriculture, land revenue, public health, law and order, police, etc., are mentioned in a list called the state list. अभी कह रहे हैं कि सबसे पहला काम क्या है इसका, मेकिंग लॉज, कानून बनाना। तो कानून बनाने के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर का क्या काम है कि वो कानून बनाएगी, लेकिन जो भी कानून वो बनाएगी वो सिर्फ एक स्टेट के अंदर लागू होगा। ठीक,
इसके अलावा जो इनकी सब्जेक्ट्स हैं, यानी जैसे ज़रूरी नहीं है कि अब सपोज हम देखते हैं कि कश्मीर में अक्सर टेररिज्म की प्रॉब्लम रहती है ना, तो टेररिज्म की प्रॉब्लम कश्मीर में है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो उस हिसाब से कानून बनाए जाएंगे कि दोनों ही जगह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके। तो अब कह रहे हैं कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स पर कानून बनाती हैं जो कि स्पेशल नीड है उस स्टेट कंसर्न की, यानी किसी स्टेट के अंदर अगर भूखमरी फैल रही है तो कानून इस तरीके से बनाया जाएगा कि वहाँ के लोग उससे जूझ सकें, यानी उससे बाहर आ सकें, ठीक। और किसी स्टेट के अंदर अगर बहुत अच्छे खेत खलियान है तो ऐसा कानून बनाए जाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं ये सब्जेक्ट्स हैं, यानी किस किस चीज़ पर वो कानून बना सकते हैं, लेजिस्लेचर किस किस टॉपिक पर कानून बना सकती है वो एक लिस्ट में दिए हुए हैं, ठीक है ना। पहले देखिए किस किस पर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर पर, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कृषि। लैंड रेवेन्यू यानी जो ज़मीन से आने वाली जो टैक्स है उसके ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं, यानी उसको घटाना बढ़ाना ये सब काम। पब्लिक हेल्थ पर, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह का निर्माण करना या फिर इसके अलावा दवाइयाँ अवेलेबल करवाना, ये सब काम। लॉ एंड ऑर्डर, यानी लड़ाई झगड़ा ना हो किसी भी स्टेट के अंदर, सब आराम से रहें। पुलिस वगैरह का जो भी काम है वो सब कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और ये सब कौन सी लिस्ट में कहा गया है, ये सब कहा गया है स्टेट लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में। A state legislature can also make laws on the subjects of another list called the concurrent list। तो बेटा देखिए आप कह रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एक लिस्ट पर और काम कर सकती है ना, कानून बना सकती है, ठीक है। उसमें उसके अंदर कुछ और मुद्दे हैं, तो उस लिस्ट का नाम क्या है, कंकरेंट लिस्ट। मैं आपको बताती हूँ बेटा 3 लिस्ट होती है, ठीक है। 3 लिस्ट के अंदर सबसे पहले आती है सेंट्रल लिस्ट, फिर आती है स्टेट लिस्ट, फिर आती है कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में क्या होता है, सेंट्रल अपने लेवल पर काम करेगी, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या होता है कि स्टेट अपने लेवल पर काम करेगा, लेकिन कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है कि दोनों मिलकर काम करती है, यानी स्टेट में कानून बना सकती है इसके अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट अब दो जगह कानून बना सकती है, कहाँ पर, एक तो स्टेट लिस्ट में बनाएगी अपने हिसाब से जो उसके टॉपिक्स दिए गए हैं, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसके ऊपर बना सकती है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। However, it shares this power with the parliament. Some subjects on the concurrent list are marriage and divorce, education, electricity and factories. अब कह रहे हैं कि हालांकि ये जो है अपनी पावर शेयर करती है पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो कुछ सब्जेक्ट जो है वो ऐसे हैं कंकरेंट लिस्ट के, क्या क्या है वो देखिए ज़रा। मैरिज यानी शादी, जब किसी की शादी हो जाती है ना बेटा तो फिर उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। फिर अगर डाइवोर्स है तो वो भी इसके अंदर ही आएगा, इसके लिए भी कानून बनाए जाते हैं। एजुकेशन का जितना भी काम है दोनों मिलकर काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्रीज है, तो ये सब काम जो है ये सब मिलकर दोनों करते हैं। A proposal to pass a new law or to change an existing one is called a bill. A bill introduced in any house of the legislature is discussed and debated in 3 stages. Then it is put to vote. If the majority of the members present vote for the bill, it is sent to the other house. There it goes through the similar process. कह रहे हैं कि कोई भी प्रपोजल जो कि पास किया जाना है, चाहे तो वो नया कानून बनना हो, है ना, चाहे फिर पुराने वाला कानून में चेंज होना हो, तो मतलब जब तक कानून नहीं बनता तो उसको हम बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं बेटा, बिल बोलते हैं, कानून नहीं बोलेंगे उसको हम, क्या बोलेंगे, बिल प्रेजेंट हुआ है। अगर वो पास हो जाता है, सब उसको एग्री कर लेते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है, फिर वो लॉ बन जाता है। अब कह रहे हैं कि बिल को किस तरह बनाया जाएगा, मतलब बिल को किस तरह पास करवाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बिल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसी भी हाउस में, चाहे वो LA हो चाहे वो LC हो। लेकिन अब LC तो हर जगह है नहीं, तो हम LA की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर उसको पास करवाया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, उस पर डिबेट्स होंगी कम से कम 3 स्टेजेस में, ठीक है ना। यानी उस पर उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, सब पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी। यानी जो लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे क्लास में होता है भी, आप क्या, जैसे सपोज एक पॉइंट लिया हमने एग्जाम्पल लिया बिरयानी। तो बिरयानी जो है ना, बिरयानी किसको पसंद है, तो भाई क्लास में आधे बच्चों ने हाथ उठा लिया, इट मीन्स कि आधों को पसंद है और आधों को नहीं पसंद है। तो ऐसे ही कोई अगर बिल आया है तो बिल को हम लेकर चलेंगे, तो बिल के लिए सब अगर मेजॉरिटी है, वो कह रहे हैं कि नहीं हाँ भाई ये होना चाहिए, ये ठीक है, तो उसको एक हाउस में अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है, अगर ज़्यादातर लोगों ने उसको मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, अगले हाउस में भेज देंगे, दूसरे हाउस में, ठीक। तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस चलेगा। 3 स्टेजेस के अंदर जो है डिस्कशंस किए जाएंगे, डिबेट्स होंगी, और उसके अंदर अगर फिर वहाँ पर भी वो पास हो जाता है तो उसके बाद फिर जाकर के कहीं वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। देखिए, a bill passed by both the houses is sent to the governor for his consent in a unicameral legislature. A bill passed by the legislative assembly is sent directly to the governor. When the governor signs a bill, it becomes a law. आप कह रहे हैं कि जब ये बिल है, हमारे पास जो एक बिल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो दोनों हाउसेज में पहले पास होना चाहिए। जब वो दोनों हाउसेज में पास हो जाएगा, यानी मेजोरिटी से उसको वोट दे दिए जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर गवर्नर के पास उसको भेजा जाएगा।
उसके कंसेंट के लिए, ठीक है ना। अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है यानी वहाँ पर एलसी है ही नहीं, खाली एलए है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर जो होगा बिल वो सीधा लेजिस्लेटिव असेंबली में आएगा, वहाँ पर उस पर बातचीत की जाएगी, ठीक है। अगर वो वहाँ पास हो जाता है तो डायरेक्ट गवर्नर के पास भेज देंगे। और अगर वहाँ पर एलसी भी है तो पहले क्या होगा, पहले सपोज मान लीजिए एलए में आया, फिर वहाँ पर एलसी में जाएगा वो, फिर उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा। और जब गवर्नर उसके ऊपर साइन कर देगा, यानी जब गवर्नर साइन कर देंगे उसके ऊपर, तो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। समझ में आया बेटा क्या प्रोसेस है इसका। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर साइनिंग अ बिल द गवर्नर कैन रिटर्न इट टू द लेजिस्लेचर विद सजेशंस। द लेजिस्लेचर may or may not accept the suggestions before sending the bill back for the governor's signature. This time the governor has to sign. अब कह रहे हैं कि जब गवर्नर के पास साइन करने के लिए बिल पहुंचा है, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर उसको एक बार में ही साइन कर दे, है ना। अगर गवर्नर को लग रहा है कि कुछ चेंजेस में होने चाहिए, कुछ सजेशंस को देना चाहता है गवर्नर, तो वो उसको दे भी सकता है, ठीक है। सजेशंस दे करके बिना साइन किए वो वापस भेज देंगे बिल को, और वापस भेजने के बाद अब जो वापस लेजिस्लेचर के पास बिल आएगा, ठीक है, बिना गवर्नर के सिग्नेचर्स के, तो इस दफ़ा वो ये कर भी सकते हैं कि उसके जो सजेशन है उनको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, ठीक। अब इस बार वो दोबारा से गवर्नर के पास बिल भेजेंगे, तो इस बार गवर्नर को साइन करने ही पड़ेंगे, यानी दोबारा लौटाने का उसके पास कोई भी प्रोविजन नहीं है, वो दोबारा वापस नहीं भेज सकता। द गवर्नर में होल्ड बैक अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसिडर। द प्रेसिडेंट में गिव हिज कंसेंट और सजेस्ट चेंजेस। द स्टेट लेजिस्लेचर देन हैज़ टू पास द बिल विद इन 6 months विद और विदाउट द सजेस्टेड चेंजेस। अब ये कह रहे हैं गवर्नर के पास एक पावर तो ये है कि वो बिल को वापस भेज सकता है ना, दूसरी पावर ये है कि वो बिल को रोक कर अपने पास ही रख सकता है प्रेसिडेंट की सलाह के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, उसकी सलाह के लिए, उसके कंसिडरेशन के लिए कि जब वो भी मान ले इस बात को, तो वो अपने पास भी रख सकते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, वो अपने कंसर्ट देंगे, अपने सजेशंस देंगे उसके अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, स्टेट ये कब तक रह सकता है, सिर्फ 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के बाद जो है लेजिस्लेचर इसको कानून बना ही देगी, यानी ये बिल जो है वो पास हो ही जाएगा, चाहे उसके अंदर सजेशंस माने जाएं चाहे वो ना माने जाएं। समझ में आई बेटा। यानी मेन जो पावर है वो उन लोगों की है जिनको लोगों ने डायरेक्टली चुना है, ना तो गवर्नर को डायरेक्टली चुना गया है, उसकी वोट नहीं होते हैं, है ना, और ना ही प्रेसिडेंट को चुना गया है, तो इनकी पावर इतनी नहीं है जितनी कि लेजिस्लेचर की है। लेजिस्लेचर भी कौन सी वाली, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। क्यों, क्योंकि उसको लोगों ने डायरेक्टली चुना है, तो इसलिए उसकी पावर ज़्यादा है। समझ में आई बेटा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इन द एग्जीक्यूटिव। There are fixed times in the daily routine of the legislature during which the members question the ministers of the state executive and draw their attention to important matters. If the ministers fail to satisfy the legislature with their answers, the Vidhan Sabha may pass a vote of no confidence against the ministers. The ministers then have to resign. तो अब ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे दिन में डेली रूटीन के हिसाब से उनका एक ऐसा टाइम होता है, उस टाइम के अंदर वो क्या करते हैं, लेजिस्लेचर में मेंबर जो है एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, ठीक है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उस पर उनकी बातचीत होती है, डिस्कशंस किए जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, भाई आपने इस मामले में क्या किया या आप क्या कर रहे हैं। अगर मिनिस्टर जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उनके आंसर्स प्रॉपर्ली नहीं दे पाते, तो विधानसभा जो है वो एक मतलब मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो है वो करती है अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब ये है कि यानी ना तो उनको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ना ही हमें इनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, यानी ये जो है ये हमारे सरकार के लिए, जनता के लिए कोई भी फ्रूटफुल काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उन मिनिस्टर्स को क्या देना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, समटाइम्स अ मिनिस्टर इनवाइट्स रिपोर्टर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर हाउसेस, टीवी स्टेशंस एटसेट्रा टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आंसर्स द रिपोर्टर्स क्वेश्चंस ऑन अ पर्टिकुलर इशू। Based on what is said at the conference, the reporters prepare reports which reach us through newspapers, TV, radio, etc. This is how we get to know what a minister is saying or doing about an issue. आप कह रहे हैं कि कई बार क्या करते हैं मिनिस्टर उनको इनवाइट करते हैं, किसको इनवाइट करते हैं, रिपोर्टर्स को, न्यूज़पेपर हाउसेस से बुलाते हैं, टीवी स्टेशन से बुलाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और रिपोर्टर्स उनसे कुछ सवाल पूछते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इशू के बारे में, ठीक है ना, और उसके बाद उनसे जवाब तलब किया जाता है, वो जवाब देते हैं। उसके जब उन्होंने जवाब दिए होते हैं उन जवाबों के बेस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है, और वो रिपोर्ट जो है वो हम तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी रेडियो के थ्रू पहुंचती है। इस तरह हम जान पाते हैं कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो जो भी कह रहा है वो किस तरह, मतलब क्या कह रहा है वो किसी भी इशू के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट तो हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ना हम वहाँ पर जाकर बैठ रहे हैं जहाँ पर वो लोग उनकी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन हमारे तक कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, हम तक इन्फॉर्मेशन जो आती है वो आती है टीवी रेडियो से, न्यूज़पेपर वगैरह से, ठीक है बेटा।
रिगेटिव ड्यूरेशन की बात करें, अब ड्यूरेशन किसकी बात कर रहे हैं, विधान परिषद की ड्यूरेशन की, है ना, क्योंकि उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया विधानसभा के बारे में। द विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस एज इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड, therefore each member of the Vidhan Parishad has a term of 6 years. 1/3 of its members retire after every 2 years, hence elections take place only to fill those vacancies. Members are elected on the principle of proportional representation by the single transferable vote. तो बेटा देखिए अब क्या बता रहे हैं कि विधान परिषद जो है वह परमानेंट हाउस है, यानी विधानसभा की तरह टेम्पररी हाउस नहीं है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जब लोगों ने चुना नहीं है तो लोग ख़त्म भी नहीं कर सकते इसको, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। हालांकि इसके अंदर क्या होता है, इसका जो हर मेंबर है उसके पास उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का है। विधानसभा में कितने साल का टाइम पीरियड है बेटा, 5 ईयर्स का है, इसके अंदर कितने साल का है, 6 ईयर्स का है। तो अब ये कह रहे हैं कि हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हट जाते हैं और नए मेंबर्स के लिए इलेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज इसके अंदर हैं 300 पीपल है, ठीक है, अब सपोज तो इसकी 1/3 जो है वो हर 2 साल में हट जाएंगे। 1/3 इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना, तो ये हो गया 100, यानी 2 साल बाद 100 पीपल हट जाएंगे और 100 नए लोगों के लिए वोटिंग होगी, ठीक है। और इसकी जो इलेक्शंस हैं वो किस तरह होते हैं, मतलब सिर्फ उन वैकेंसीज को फिल किया जाएगा इलेक्शंस के थ्रू, सारे सबके लिए इलेक्शंस नहीं होंगे। इसके जो मेंबर्स हैं वो चूज़ किए जाते हैं कौन सा प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत के आधार पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके थ्रू ही ये चूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन सा मैंने बताया था आपको, संचालन करता है ना, ऑफिस का संचालन कौन करेगा, द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद इलेक्ट अ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। द चेयरमैन इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, इन द चेयरमैन एब्सेंस द डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड्स। देखिए बेटा विधानसभा के अंदर कौन था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, है ना, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, विधान परिषद के अंदर ये जो लोग हैं यानी जो चुनकर आ जाते हैं, ये फिर क्या करते हैं, अपने अंदर से ही एक चेयरमैन को चुन लेते हैं, चेयरमैन बना लेते हैं और साथ में डिप्टी चेयरमैन भी बना दिया जाता है, ठीक। और चेयरमैन का क्या काम है कि वो जितना भी जैसे हम विधानसभा में बात कर रहे थे, यानी मीटिंग्स का हल करवाना, सारे डेट्स बताना, ये सब काम जो है वो उसके हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सब काम किसका है, विधानसभा के स्पीकर का है। इसी तरह विधान परिषद में ये सब काम किसका है, ये चेयरमैन का है, और चेयरमैन जब एब्सेंट होंगे तो कौन करेगा ये सब काम, ये डिप्टी चेयरमैन करेगा। क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप टू द 2 हाउसेस। अभी कह रहे हैं कि दोनों ही हाउसेस के लिए, यानी विधानसभा भी और विधान परिषद भी, दोनों हाउसेस के लिए मेंबरशिप अगर आप चाहते हैं लेना, यानी कोई भी चाहता है अगर लेना, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो वो इंसान है जो मेंबरशिप लेना चाहता है वो हिंदुस्तान का यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू विधानसभा द पर्सन मस्ट बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज एंड फॉर द विधान परिषद नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। आप कह रहे हैं कि अगर विधानसभा के इलेक्शंस पास करना चाहते हैं, वो ये क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। अगर विधान परिषद के इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, यानी उसके अंदर विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है मस्ट पजेस ऑल द क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। कह रहे हैं कि साथ साथ पार्लियामेंट के द्वारा जो भी क्वालिफिकेशंस कही गई हैं वो उसने पास की हुई होनी चाहिए। उन्होंने आपकी बुक में नहीं बता रखा बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। कह रहे हैं इसके अलावा वो किसी भी और गवर्नमेंट पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई कहीं और से भी उसको गवर्नमेंट सैलरी नहीं मिल रही होनी चाहिए। यानी अगर वो MLA या MLC बनेगा तो वो सिर्फ वही बनेगा गवर्नमेंट लेवल पर, ठीक है, नहीं तो वो किसी और गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट में, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इंक्लूड होना चाहिए कहीं भी। Must not be of unsound mind and undischarged, insolvent or have been disqualified by law for having committed a crime। तो कह रहे हैं नहीं तो वो अनसाउंड माइंड यानी थोड़ा सा उसका मेंटल इल होना चाहिए, वो ना ही वो जैसे ना पागल हो ना दिवालिया हो, और साथ साथ उसके ऊपर कोई क्राइम का केस भी नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल क्लीन चिट होना चाहिए। देखिए बेटा ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, ये सब बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं जो बहुत अच्छी हैं, है ना, पढ़ने में भी और सुनने में भी। लेकिन जहाँ तक फॉलो करने की बात है तो ये बहुत डिफरेंस है इन दोनों ही चीज़ों में, यानी लिखे हुए में और फॉलो करने में बहुत डिफरेंस है। आप देखेंगे कि जितने भी पॉलिटिकल मेंबर हमारे सामने आते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, तो क्राइम में इन्वॉल्व ना हो ये तो बड़ा ही मुश्किल है। यानी अगर कोई शरीफ इंसान बेचारा पॉलिटिक्स में आ जाता है तो वो जीत ही नहीं पाता, है ना। तो जीत वही पाता है जो अच्छे तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व हो, जिसके पास खूब पैसा हो अंधाधुंध, है ना, चाहे रिश्वत देने के लिए चाहे सीट्स खरीदने के लिए। तो बिहेवियर और प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल और बिहेवियर अलग है और जो रिटन है वो बहुत अलग है। देखिए इसमें क्या काम है, आप देखते हैं ज़रा क्या प्रैक्टिस वर्क है। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट ए है आपका, इसके अंदर ओरल क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए आ जाइए पेज 145 पर। देखिए इसका आंसर बेटा यहाँ से विधान परिषद वाली हेडिंग में आ जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ इफ द लेजिस्लेचर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और ये इसकी इस लाइन के एंड तक विधान परिषद तक इसको लगा लेंगे आप, इसका निशान लगा लेंगे। ये हो गया आपका ए का फर्स्ट, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। तो इसका आंसर देखिए पेज 144 पर। तो देखिए बेटा यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर हेडिंग है, इसको स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से लिखना गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज, यहाँ से लेकर और सेकंड लाइन में लिखा है लेजिस्लेचर, यहाँ तक लिखेंगे। ये हो गया आपका ए का 2। ए का थर्ड देखिए, अब देखिए ए का थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ एमएलसी। तो एमएलसी कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। देखिए ज़रा एक बार किस तरह लिखा हुआ है पेज 145 पर। देखिए अगर देखिए यहाँ से लिखिए द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद आर नॉन एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसीज। ये हो गया आपका ए का थर्ड। उसके बाद देखिए बेटा बी पार्ट है आपका। बी पार्ट में आपका क्विज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म आपको बताई थी मैंने चैप्टर में, तो क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड देखिए राइट फुल फॉर्म ऑफ एमपी। तो एमपी की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद है राइट फुल फॉर्म ऑफ एमएलसी। तो एमएलसी के भी हमने देखी क्वेश्चन में भी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। असेंबली ऊपर है और काउंसिल नीचे। ये बहुत ध्यान से स्पेलिंग लिखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस फॉर समेटिव असेसमेंट के अंदर देखिए आप क्वेश्चन ए, इसके अंदर आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ये ए पार्ट ए है हमारा, ए पार्ट है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉन एज। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद या नन ऑफ दीज। तो विधान परिषद इसका राइट आंसर है। उसके बाद सेकंड है द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट इज द। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है स्टेट का, तो वो होते हैं गवर्नर, ठीक है। इसके आगे टिक लगा देंगे आप। थर्ड है टू हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर कॉल्ड। 2 हाउस लेजिस्लेचर के उन्हें क्या बोलते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, बाई कैमरल, यूनिकैमरल। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब 2 हाउसेज होंगे तो हम उसको बाई कैमरल बोलेंगे, बाई मीन्स 2। उसके बाद आता है फोर्थ के अंदर है द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन। तो अब कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द काउंसिल होता है, ठीक है। किस लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है, कंट्री के लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट या कॉर्पोरेशन, तो वो स्टेट लेवल पर होता है। तो इसको आप टिक कर देंगे, ठीक है बेटा, स्टेट। उसके बाद है बी में आपको फिलअप्स करने हैं। इसके अंदर फिलअप्स में आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट है द अपर हाउस इज कॉल्ड द विधान परिषद। तो अपर हाउस किसको बोलते हैं, विधान परिषद को बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड है द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉन एज द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। द विधानसभा हैज अ टर्म ऑफ, विधानसभा का कितना टर्म होता है, यानी कितने साल के लिए वो बनाई जाती है, 5 ईयर्स के लिए। द मेंबर ऑफ द विधानसभा इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स अ। कह रहे हैं विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो अपने ही बीच से किनको सिलेक्ट करते हैं, तो स्पीकर को और एक डिप्टी स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा सा लग रहा है आपको, लेकिन है ईजी। आपको स्पीकर की स्पेलिंग और डिप्टी की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, बाकी तो स्पीकर 2 बार ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देखिए इसका। पार्ट सी में देखिए कि 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए आपको 1 वर्ड देना है, यानी 1 वर्ड में इनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लेजिस्लेचर्स हैविंग 1 हाउस। कह रहे हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर्स जिनका सिर्फ एक ही हाउस होता है, ठीक है। तो वो कौन सा हाउस होता है इसके अंदर, तो वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड है द ऑफिशियल हु प्रिसाइड्स आर द विधानसभा। तो कह रहा है वो ऑफिशियल जो विधानसभा का संचालन करते हैं उनको क्या कहते हैं, वो स्पीकर हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड है अपर हाउस। अपर हाउस किसको बोलते हैं, विधान परिषद को बोलते हैं। उसके बाद है लोअर हाउस। लोअर हाउस को बोलते हैं विधानसभा को बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ है आपका गवर्नर्स कैन इशू ऑर्डर्स। गवर्नर्स जो है वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं। वो कौन सा ऑर्डर है, तो बेटा वो ऑर्डर होता है ऑर्डिनेंस का। यानी वैसे गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं कि वो कोई भी ऑर्डर इशू कर सके, सीएम के पास सारी पावर्स हैं, है ना। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि कोई बैठक नहीं हो पा रही, मीटिंग्स नहीं हो पा रही है लेजिस्लेचर्स में, तब गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन डी। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन डी के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ।
कह रहे हैं कि एक बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या आएगा, है ना बेटा। बाई कैमरल आ गया, इट मीन्स कि ये दो लेवल की बात कर रहे हैं ना। बाई मीन्स दो होता है ना, यानी इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, विधानसभा भी विधान परिषद भी। तो इसको आंसर किस तरह करेंगे आप इसका, अ बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज विधानसभा एंड विधान परिषद। ये पूरा इसका आंसर इस तरह हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डज द विधानसभा हैव अ फिक्स टर्म, कि क्या विधानसभा का एक फिक्स टर्म है। तो इसका आंसर देखिए पेज 145 पर। बेटा देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ड्यूरेशन है ना, इसके अंदर देखिए द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे विधानसभा, ठीक है, इज ऑफ 5 years, हाउएवर इट मे बी डिसॉल्व बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर्स। तो ये हो गया आपका डी का सेकंड, ठीक है। चलिए डी के थर्ड पर आइए। डी का थर्ड देखिए, हाउ आर मेंबर्स इलेक्टेड टू द विधानसभा, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह इलेक्ट किए जाते हैं। उसका आंसर देखिए पेज 144 पर। ये देखिए थर्ड का आंसर, यहाँ से दीज मेंबर्स ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लिखना और ऑफ द पीपल तक लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये आपका डी का थर्ड। क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट इज बिल, इसका आंसर देखिए पेज 146 पर। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, अ प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और टू चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ बिल, ठीक है बेटा। बस इसका इतना ही आंसर है, ये है आपका डी का फोर्थ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रिसाइड्स ओवर द विधानसभा, हु प्रिसाइड्स इन हिज एब्सेंस। कह रहे हैं कि विधानसभा को कौन प्रिसाइड करता है, कौन संचालन करता है उसका, और जब वो पर्सन एब्सेंट होगा या नहीं होंगे वहाँ पर, तो उसकी फिर उनकी जगह पर कौन सारा काम करेंगे, कौन प्रिसाइड करेंगे। देखिए पेज 145 पर डी के फिफ्थ का आंसर बेटा यहाँ पर है, द मेंबर ऑफ द विधानसभा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लिखना और डिप्टी स्पीकर तक लिख देंगे, ठीक है पूरा। ये हो जाएगा आपका D5। क्वेश्चन ई देखिए बेटा, क्वेश्चन ई का जो है आपको दो पार्ट्स आपको कट कर देना है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड का जो आंसर है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, हाउ आर द MLCs ऑफ अ स्टेट इलेक्टेड, के MLCs जो है वो किस तरह इलेक्ट किए जाते हैं। तो पेज 145 पर आइए। देखिए बेटा ई का सेकंड आंसर आपका स्टार्ट होगा, अनलाइक द विधानसभा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इसको लिखना और ये पूरा पैराग्राफ आएगा यहाँ तक, 3 years स्टैंडिंग, क्योंकि इसके अंदर से हम किसी को भी मिस नहीं कर सकते, हमें पूरा ही प्रोसेस बताना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी आंसर है ये। तो ये हो गया आपका ई का सेकंड, फर्स्ट मैंने कट करवा दिया, सेकंड आपका ये है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट आपका थर्ड भी कट करना है। फोर्थ देखिए, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ 2 houses। कह रहे हैं क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए दोनों हाउसेज का मेंबर बनने के लिए। तो आपने पढ़ी थी क्वालिफिकेशंस, देखिए ज़रा पेज 146 पर आ जाइए। अब ये देखिए क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ टू द 2 houses, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह ही स्टार्ट करेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप आंसर में और ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है ना, क्राइम तक। तो ये हो जाएगा आपका ई का फोर्थ, ठीक है बेटा। इसको प्रॉपर्ली कर लीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको काम करवाया है बहुत ध्यान से कर लीजिएगा उसको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।